Good morning students. My name is तरुण शर्मा from विश्वास स्कूल। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो इन ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आज हम आपको रागों के समय सिद्धांत के बारे में बताएंगे। क्योंकि रागों का समय सिद्धांत इसके अंदर क्या है, जैसे कि आपको बताया गया था कि पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी हुए थे, जो जिनके अकॉर्डिंग आधुनिक संगीत पद्धति चल रही है हमारी। तो उन्होंने जो दिन के 24 घंटे थे उसको दो भागों में डिवाइड किया। दिन के मतलब 12 घंटे दिन के हो गए और 12 घंटे रात के हो गए। तो जो 12 घंटे थे उसको उन्होंने आगे 4 पहर में डिवाइड कर दिया, मतलब 3-3 घंटे के 4 पहर बना दिए। 3 घंटे, फिर दूसरा पहर 3 घंटे, तीसरा पहर 3 घंटे और फिर चौथा पहर 3 घंटे। ऐसे ही उन्होंने रात्रि के भी जो 12 घंटे थे उसके 4 पहर बना दिए। 3-3 घंटे का एक पहर, रात्रि का पहला पहर, रात्रि का दूसरा पहर, रात्रि का तीसरा पहर और फिर रात्रि का चौथा पहर। इस हिसाब से उन्होंने रागों का समय सिद्धांत बना डाला। तो रागों का जो समय सिद्धांत है, इसकी आवश्यकता कैसे पड़ी, क्यों पड़ी, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जानेंगे। तो पढ़ते हैं हम रागों का समय सिद्धांत। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं अपने अध्याय को कि राग भारतीय संस्कृति संगीत का एक महत्वपूर्ण अंग है। अगर हम कहें कि रागों के बिना संगीत अधूरा है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अतिशयोक्ति का मतलब होता है किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताना, उसे अतिशयोक्ति कहते हैं। कि रागों के बिना संगीत अधूरा है। कि हम कोई भी देखते हैं जो गाना है, प्रत्येक जो गाना है वो किसी न किसी राग पर आधारित है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि अगर राग है तो संगीत है, अगर राग नहीं है तो संगीत इसके बिना अधूरा है। वास्तव में राग संगीत की रीढ़ की हड्डी है, मतलब संगीत राग के बिना कुछ भी नहीं है। तो रागों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि राग प्रत्येक प्राणी के मन पर अपना प्रभाव तो डालते ही हैं, इसके अतिरिक्त रागों के गायन और वादन, गायन मतलब गाना और वादन मतलब बजाना, इनका एक निश्चित समय होता है। ये नहीं है कि हम किसी भी राग को किसी भी समय प्ले कर लें, ऐसा नहीं है। प्रत्येक राग को गाने का और बजाने का एक निश्चित समय है, मतलब गायन और वादन का एक निश्चित समय है। रागों के समय सिद्धांत का वर्णन सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले नारद मुनि ने एक ग्रंथ लिखा था, संगीत मकरंद। तो इस संगीत मकरंद के अंदर सर्वप्रथम नारद मुनि ने रागों के समय सिद्धांत के बारे में हमें बताया। उन्होंने यह ग्रंथ, उन्होंने मतलब नारद मुनि ने यह ग्रंथ 9वीं शताब्दी में लिखा। संगीत मकरंद के अंदर, जो संगीत मकरंद नारद मुनि ने ग्रंथ लिखा था, उसके तीसरे अध्याय में रागों के समय सिद्धांत का पूरा वर्णन मिलता है। अब आगे क्या बताया गया है कि यह संभव है कि रागों का समय सिद्धांत संगीत मकरंद से पहले का भी है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि रागों का जो समय सिद्धांत था वो संगीत मकरंद जो कि नारद मुनि ने लिखा उससे पहले का भी है, परंतु संगीतकारों के अनुसार संगीत मकरंद से पहले जो भी ग्रंथ थे, क्योंकि संगीत मकरंद ऐसा नहीं है कि पहला ही ग्रंथ था, संगीत मकरंद से पहले जो भी ग्रंथ थे उनमें रागों के समय सिद्धांत का कोई भी वर्णन नहीं है। इसलिए जो सबसे पहले नारद मुनि ने जो ग्रंथ लिखा संगीत मकरंद, उसमें हमें रागों के समय सिद्धांत का वर्णन मिलता है, जो कि 9वीं शताब्दी के अंदर लिखा गया था। आधुनिक संगीतकार, तो ये तो था पुराने संगीतकारों के गण। अब आधुनिक संगीतकारों के अनुसार भारतीय शास्त्रीय संगीत की दृष्टि से
रागों का समय सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक राग को गाने के लिए एक निश्चित समय होता है। उस समय के अकॉर्डिंग ही हम कोई भी राग गा सकते हैं और बजा सकते हैं। तो जैसा कि आपको बताया गया है कि पंडित विष्णु नारायण भातखंडे हुए, जिनके हिसाब से, जिनके अकॉर्डिंग हमारी जो आधुनिक संगीत प्रणाली है ये चल रही है। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने रागों के समय सिद्धांत को मानते हुए, उन्होंने भी माना कि रागों का समय सिद्धांत बहुत आवश्यक है, तो उन्होंने रागों के समय सिद्धांत को मानते हुए इस सिद्धांत पर अत्यंत ही महत्वपूर्ण कार्य किया। जैसे कि आपको बताया गया है कि उन्होंने दिन के 24 घंटों को 2 भागों में बराबर बराबर बांट दिया, मतलब दिन के 12 घंटे और रात के 12 घंटे। तत्पश्चात पंडित जी ने दिन और रात को 4 भागों में बांटा। मतलब उन्होंने क्या किया, दिन के प्रत्येक भाग में 4 पहर बांटे, तो प्रत्येक भाग में 3 घंटे आए, और रात के भी प्रत्येक भाग में 3 घंटे आए। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने रागों के समय सिद्धांत के जो नियम बनाए वो इस प्रकार हैं। रे और ध, जो नियम बनाए गए पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने, जो रागों के समय सिद्धांत के जो नियम बनाए हैं वो है, सबसे पहला है रे और ध कोमल स्वर वाले राग। कई बार हम ऐसे रागों के बारे में पढ़ते हैं जिसके अंदर रे और ध कोमल स्वर लगते हैं। जिन रागों में रे और ध कोमल स्वर लगते हैं और अन्य सभी स्वर शुद्ध लगते हैं, मतलब रे और ध कोमल हैं और बाकी जितने भी स्वर हैं वो शुद्ध हैं, उन रागों के गायन और वादन का समय, गायन मतलब गाना और वादन मतलब बजाना, उन रागों के गायन और वादन का समय प्रातःकालीन, प्रातःकालीन या सुबह भी बोल सकते हो, और प्रातःकालीन मतलब दिन का प्रथम पहर होता है, जैसे कि राग भैरव। रे और ध कोमल स्वर वाले राग ये हमने पढ़े कि जिनमें रे और ध कोमल स्वर लगते हैं, उन रागों और बाकी स्वर क्या लगते हैं, शुद्ध लगते हैं, सिर्फ रे और ध ही कोमल है उस राग में। तो गाने बजाने का समय है दिन का प्रथम पहर, जैसे कि राग भैरव। अब आगे हम पढ़ रहे हैं रे और ध शुद्ध स्वर वाले राग। ऐसे राग भी होते हैं जिनके अंदर रे और ध शुद्ध लगते हैं। जिन रागों में रे और ध शुद्ध स्वरों का प्रयोग होता है, उन रागों का समय दिन का दूसरा पहर माना गया है, जैसे राग बिलावल। तो राग बिलावल एक ऐसा राग है जिस राग के अंदर सभी के सभी स्वर शुद्ध लगते हैं, तो रे और ध के साथ बाकी स्वर भी शुद्ध लग रहे हैं, तो वो है राग बिलावल। और इनके गाने बजाने का समय इन रागों का, जिसमें रे और ध शुद्ध स्वरों का प्रयोग होता है, दिन का दूसरा पहर। जिन रागों में रे और ध स्वर शुद्ध लगते हैं, मान लो ये तो था कि रे और ध शुद्ध लगते हैं और बाकी भी शुद्ध लग रहे हैं, लेकिन आगे वो तो है दिन का दूसरा पहर, लेकिन आगे कह रहा है कि जिन रागों में रे और ध स्वर शुद्ध लगते हैं परंतु इसके साथ कुछ स्वर कोमल लगा दिए जाते हैं, तो उन रागों का प्रस्तुतिकरण समय फिर दिन का दूसरा पहर नहीं रहेगा, वो फिर हो जाएगा रात्रि का दूसरा पहर, जैसे कि राग देश, राग खमाज। तो ये राग ऐसे हैं जिनके अंदर रे और ध के साथ कुछ स्वर कोमल भी लगते हैं। आगे हम कर रहे हैं गे और नी कोमल स्वर वाले राग। ये हमने पढ़ा रे और ध कोमल स्वर, रे और ध शुद्ध स्वर। अब हम पढ़ रहे हैं ग और नी, क्योंकि कोमल स्वर आपको बताए हैं कौन कौन से होते हैं, रे, ग, ध और नी, ये 4 कोमल स्वर हैं। रे और ध के बाद दह के बारे में हमने पढ़ा। अब पढ़ रहे हैं हम गे और नी कोमल स्वर वाले राग। जिन रागों में गे और नी कोमल स्वर लगते हैं और अन्य स्वर शुद्ध लगते हैं, गे और नी कोमल है और अन्य स्वर शुद्ध लगते हैं, उन रागों का गायन और वादन का समय दिन का तीसरा पहर होता है, जैसे कि राग भीम पलासी। दोबारा से हम देख रहे हैं कि जिन रागों में गे और नी स्वर कोमल लगते हैं लेकिन इसके साथ जो अन्य स्वर हैं
वो शुद्ध लगते हैं, उन रागों का गायन और वादन समय है दिन का तीसरा पहर। जैसे राग भीम पलासी। परंतु जिन रागों में गे और नी स्वरों के अतिरिक्त अन्य स्वर कोमल लगते हैं, मतलब गे और नी तो कोमल लग ही लग रहे हैं, उसके साथ कुछ अन्य स्वर भी कोमल लग जाते हैं, तो उन रागों का प्रस्तुतिकरण समय फिर दिन का तीसरा पहर नहीं रहेगा, फिर वो हो जाएगा रात्रि का तीसरा पहर। दोबारा से लास्ट वाला पॉइंट मैं फिर से समझा रहा हूं, इसको रिपीट कर रहा हूं। गे और नी कोमल स्वर वाले राग, कि जिन रागों में गे और नी स्वर कोमल हैं और अन्य स्वर शुद्ध लग रहे हैं, गे और नी कोमल हैं और अन्य स्वर शुद्ध लग रहे हैं, तो उन रागों का जो गायन वादन का समय है दिन का तीसरा पहर। जैसे राग भीम पलासी बताया आपको, लेकिन आगे बताया कि परंतु जिन रागों में गे और नी स्वरों के अतिरिक्त, गे और नी तो मतलब कोमल हैं, अगर साथ में शुद्ध है, गे और नी के साथ कोमल के साथ मतलब शुद्ध है, तो दिन का तीसरा पैर, और गे और नी जो कोमल स्वर हैं उनके साथ कुछ और अन्य कोमल स्वर लग जाते हैं, तो उन रागों का प्रस्तुतिकरण समय रात्रि का तीसरा पहर निर्धारित किया गया है। तो आज के लिए हम इतना ही टॉपिक करेंगे। थैंक यू।